हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोसो फोर्स और मैं हूं ऋषभ। तो इस वीडियो में आज मैं बात करने वाला हूं कि नेवी में मेडिकल किस तरह से होता है। मेडिकल में आप कौन से स्टेप ऐसे फॉलो करोगे जिसके दम पे आप मेडिकल को ईजिली आप पास कर सकते हो। और ये वीडियो जो होगा वो पूरी तरह से मेरा जो मेडिकल का एक्सपीरियंस है मैं उसे ही शेयर कर रहा हूँ। तो वीडियो को कम्प्लीटली आप लास्ट तक देखें ताकि आप बहुत कुछ जान पाओगे अगर आपने मेडिकल के बारे में आप जानना चाहते हो तो। और इस वीडियो को प्लीज़ एक दोस्तों के पास शेयर जरूर करना और चैनल में पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। और व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो जैसा कि आप जानते हो कि नेवी का 3 एंट्री होता है। मैं अगर नॉन ऑफिसर एंट्री की बात करूँ तो आप जानते हो कि नेवी में 3 तरह की एंट्री होती है। एक होता है एमआर, दूसरा होता है एसआर और तीसरा होता है डबल ए, आर्टिफिसर अप्रेंटिस। तो मैं आज एसएसआर और डबल ए की मेडिकल एक्सपीरियंस के बारे में अपना बताऊंगा कि मैंने डबल ए और एसएसआर का मेडिकल किस तरह से दिया था। और इन सभी वीडियो को देख के आप ये भी इजीली अनुमान कर पाओगे कि नेवी का मेडिकल एयरफोर्स के मेडिकल से कितना डिफरेंट होता है। अगर आप इस वीडियो पर कम से कम 100 लाइक देते हो तो मैं अगला वीडियो अपना एयरफोर्स एक्स ग्रुप का मैं जो मेडिकल एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं। तो आप अगर 100 लाइक देते हो तो एयरफोर्स एक्स ग्रुप का मैं रिव्यू ज़रूर करवाऊंगा कि मेरा मेडिकल किस तरह से हुआ था। तो जैसा कि अभी अपने स्क्रीन पर देख रहे हो, मेरा ये मेडिकल का एक सर्टिफिकेट है, यही मेरे पास प्रूफ था। और ये मेडिकल जो आप देख पा रहे हो, डेट यहाँ पे लिखा गया है मार्च के महीने में था 2018। तो मैंने 2 साल पहले मेडिकल दिया था। ऐसा था उस समय कि मुझे एसएसआर के बारे में ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मालूम था और डबल ए क्या होता है। फिर भी मैंने फॉर्म अप्लाई कर दिया, किसी से सुना था कि एक नेवी की फॉर्म आई हुई है तो मैंने सिंपली एसएसआर और डबल ए का फॉर्म अप्लाई कर दिया। आपको बताना चाहूँगा कि पहले एसएसआर और डबल ए का बिहार बोर्ड या कोई भी आप स्टेट बोर्ड यूपी बोर्ड से हो तो देना आसान नहीं था, क्योंकि 80% से अगर आपका मार्क्स अगर कम है तो शायद यहाँ पे आपका कॉल लेटर ना आए। और डबल ए में भी वही था, 82-83% पे कॉल लेटर आता था। तो स्टेट बोर्ड वाले के लिए यहाँ पे चिंता की बात थी। तो कॉल लेटर पहले आया था और एग्ज़ाम क्या होता था, ऑफलाइन होता था। पहले आप गए वहीं पे आपका पहले रिटर्न ले लेते थे, उसके बाद जस्ट उसी दिन आपका फिजिकल और कल हो के मेडिकल। तो 3 दिन में ही सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता था क्योंकि भीड़ काफ़ी कम रहती थी। तो मैं आज इस वीडियो में सिर्फ अपना मेडिकल एक्सपीरियंस शेयर करूँगा और बताऊँगा कि किस तरह से मेडिकल होगा। तो देखो, मैं पहले ही बताना चाहता हूँ कि देखो एसएसआर और डबल ए का एग्जाम में था मेरा, वो 2 दिन बाद ही था, कोलकाता में था। वो था 7 और 5 मार्च को। पहला मेरा एसएसआर का एग्जाम हुआ 5 मार्च को हुआ। 2 दिन बाद 7 मार्च को डबल ए का हुआ। 5 को था एसएसआर और 7 मार्च को था डबल ए। अब जैसा कि आप जानते हो कि एक ही जगह हम लोग का सभी का था, तो हमें बोला गया कि आपको 2 मेडिकल नहीं देना है। आप अगर एसएसआर का मेडिकल दे रहे हो तो डबल ए में भी आप फिट माने जाओगे अगर फिट होते हो। अगर एक में अगर आप अनफिट हो गए तो इसमें भी अनफिट हो गए। और ऑब्वियसली बात सही भी है, क्योंकि 2 दिन में आप फिर से मेडिकल दोगे तो ऐसा नहीं है कि आप फिट ही हो जाओगे। तो देखो, हमने 7 मार्च को हमने रिटर्न दे दिया था एसएसआर वाले का। 7 मार्च को हमने एसएसआर का रिटर्न दे दिया और इसके बाद 8 मार्च को हमारे पास हमें उसी दिन हमें 7 मार्च को ही हमें एडमिट कार्ड मिल चुका था मेडिकल के लिए। तो 8 मार्च को हमने सवेरे 5 बजे वहाँ पे सवेरे यहाँ पे हमने रिपोर्टिंग कर दिया सवेरे। वहीं पे आप हेस्टिंग के पास आप कोई दोस्त यहाँ पे गए होंगे कोलकाता में अगर देने, तो आईएनएस नेताजी सुभाष चंद्र वहाँ का पूरा एड्रेस का नाम है इंडियन नेवल शिपयार्ड सुभाष चंद्र बोस। वहीं पर आपको वहाँ पहुँचना होता है। 5 बजे हम लोग की वहाँ पर रिपोर्टिंग थी। तो वहाँ पे हमने अगले दिन 90 लोग हमने रिपोर्टिंग किया। 90 लोग वो थे जो रिटन और फिजिकल क्वालिफाई किए थे। इन्हें 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया, 30-30-30। तो 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया। अब हमें अपने ग्रुप, हमारा ग्रुप का नाम ए दिया गया था, इनका बी था, अगले वाले का सी था। तो देखो क्या हुआ, सबसे पहले जैसे हमने गए वहाँ पे हमें कुछ फॉर्म्स भरवाए गए थे, कुछ डॉक्यूमेंट्स को मैच कराया गया, बायोमेट्रिक हुआ कि क्या वही वो बंदा आया है जिसने फिजिकल और रिटन क्वालिफाई किया था। इतना करने के बाद हमें सबसे पहले हाइट लिया गया, उसके बाद वेट और फिर चेस्ट। अब देखो हाइट क्या होता है, नेवी में बहुत कम होता है, मेरे ख्याल से मैं कंफर्म नहीं बता सकता, 157 सेंटीमीटर ही होता है। तो ये बहुत बड़ा इशू नहीं है। 157 सेंटीमीटर किसी का ही होता है और वेट में कुछ इशू नहीं था उतना। और चेस्ट जो होता है आपको 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड करना होता है, 5 सेंटीमीटर फुलाना रहता है। फुलाने का मतलब है कि आप खड़े रहोगे, आपका मेजरमेंट ले लिया जाएगा, फिर बोलोगे कि आप फुलाओ। फुलाया कैसे जाता है,
अपने अंदर हवा भरना है, जोर से आप हवा भरोगे फिर वो मेजर करेंगे। तो अगर मान लो कि पहले किसी का 75 सेंटीमीटर आता है, हवा भरने के बाद 80 सेंटीमीटर आता है, तो उसे वो फिट माना जाएगा, मतलब एलिजिबल माना जाएगा। और ऐसा नहीं था कि एक बार में नहीं हुआ तो आपको बाहर कर दिया जाएगा या टेम्प्रोरी रिजेक्शन मिल जाएगा, 2 बार 3 बार चांस मिल रहा था। देखो इसके बाद हमारा अगला टेस्ट था, वो था ईएनटी टेस्ट। देखो ईएनटी में क्या होता है, ई का मतलब होता है ईयर, उसके बाद नोज़ और थ्रोट। तो ईयर में क्या किया गया, पहले हम लोग को अलग वाले बिल्डिंग में ले जाया गया जहाँ पे ईएनटी डॉक्टर मौजूद थे। और देखो ईयर का एक अलग सा टेस्ट था यहाँ पे। ईयर मतलब कि यहाँ पे सिर्फ कान में आपको एक मशीन डाल रहे थे और मेजरमेंट कर ले रहे थे किसी का पर्दा फटा हुआ तो नहीं है, और क्या उसे कुछ पस या कुछ बीमारी तो नहीं है कान में। और देखो दोस्तों, मैं अगला वीडियो जरूर बनाऊंगा कि आपका कोई भी समस्या है तो मैं हर एक मेडिकल रिलेटेड मैं आपको डाउट और उसका सोल्यूशन बता सकता हूँ। ऑलरेडी मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा पहले ही कि मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, पर इतना मुझे एक्सपीरियंस हो चुका है कि आप कहीं ना कहीं से मैं आपको सोर्स बता दूंगा कि आप अगर फिट होने वाले होगे तो हो ही जाओगे। उसके बाद नोज़ का टेस्ट हुआ। नोज़ में क्या होता है, आप नाक की हड्डी देखी जाती है कि वो टेढ़ी तो नहीं है, किसी किसी का हड्डी हल्का बेंड होता है। तो बेंड कैसे होता है, क्रिकेट बॉल कभी लग गया या किसी किसी का जन्म से होता है, तो आपको ऐसा नहीं है, वो भी चेक किया जाता है। अगर आपका है तो आप वहाँ पे टेम्पोररी रिजेक्शन मिल जाएगा। इसे ही क्या बोलते हैं, डीएनएस, डेविएटेड नेसल सेप्टम, इसी नाक में चेक किया जाता है। और क्या है, थ्रोट। थ्रोट बोलते हैं गले को। तो गले में देखा जाता है कि आपका सब कुछ सही या नहीं है, कोई थायराइड ये सब आपका बढ़ा तो नहीं है, ये सब डॉक्टर चेक कर लेंगे। उसके बाद लगभग मैं बोलना चाहूँगा कि 10 बज चुके थे, 5 घंटे में इतना ही कुछ हुआ था, क्योंकि प्रोसेस काफ़ी स्लो चल रहे थे, हर एक बच्चे को बहुत ही माइन्यूटली चेक किया जा रहा था। इसके बाद क्या हुआ कि हम लोग जहाँ पे पहले बैठे हुए थे, जहाँ पे हमने हाइट वेट और चेस्ट दिया था, वहाँ पे हमने पहुँचने के बाद हमें आई का टेस्ट किया गया। ये आई का टेस्ट मैं बताना चाहता हूँ, आई में टोटल 4 टाइप के टेस्ट होते हैं। अब आपने सुना नहीं होगा 4 टाइप के टेस्ट कैसे कैसे होंगे। देखो, एक होता है दूर का टेस्ट होगा, एक टेस्ट होगा आपका नज़दीक देखने का, एक होगा कलर ब्लाइंडनेस का, और एक होता है आँख को घुमाने के लिए, ऐसे बोलेंगे घुमाने के लिए। तो मैं पहले से स्टार्ट करता हूँ। पहला क्या होता है कि आपका दूरी चेक करेंगे कि आपका फार साइटनेस, आपका फार जो साइटनेस है वो कितना स्ट्रॉन्ग है। तो इसमें क्या होता है, दूर पे दीवार पे 6 मीटर दूरी पे वहाँ पे आपका कुछ इमेज होगा, वहाँ पे स्टिक डालेंगे, आपको पढ़ना है जोर से। ABCD रहता है, वहाँ पे बांग्ला में भी था, हिंदी में था, तो आप जिसमें पढ़ना चाहते थे पढ़ सकते थे। तो हमने इंग्लिश से ही पढ़ा था। अब देखो, मैं आपको एक क्लियर बात बताना चाहता हूँ, बहुत ऐसा इंटरेस्टिंग बात है कि आपको कहीं मालूम नहीं चलेगा। ऐसा बोला गया रहता है कि आप ग्लास का यूज करके, चश्मे पहन के आप अपने आँख को एडजस्ट करा सकते हो, लेकिन मैंने वहाँ पे देखा जिन जिन बंदों का वहाँ पे चश्मा लगा हुआ था उन्हें सीधे वहाँ से बाहर कर दिया गया, उन्हें टेम्प्रोरी रिजेक्शन मिल गया। उन बच्चे ने पूछा कि सर आपने फॉर्म भरवाते वक्त तो लिया था ना, आपने तो बोला ही था कि यहाँ पे लिया जाता है ऐसे ऐसे। तो उन्होंने बोला कि फॉर्म भरवाते वक्त हमारी मर्जी नहीं चलती, लेकिन यहाँ के बॉस हम ही हैं। उसके बाद ये समझ गए दूर का टेस्ट कैसे होगा। अब नज़दीक का टेस्ट, एक बुक देंगे आपको, वो छोटे छोटे उसमें कुछ लिखे रहते हैं, आप इजीली पढ़ दोगे, मुझे पूरा उम्मीद है। तो ये हो गया कि आप नज़दीक का देख पाते हो या नहीं देख पाते हो। इसके बाद हुआ कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस समझते ही होंगे, अभी आपको इमेज जो दिख रहा है आपके स्क्रीन पे, अगर वो आप पढ़ दे रहे हो तो आपको कोई कलर ब्लाइंडनेस नहीं है। नहीं, कुछ होता है कि लोगों में कि वो कोई कोई कलर नहीं देख पाते हैं, कोई हरा नहीं देख पाते, कोई लाल नहीं देख पाते, तो ऐसा ही होता है कलर ब्लाइंडनेस। और लास्ट है, आपके सामने, आँख के सामने एक डॉक्टर जो होगा वो स्टिक को ऐसे से रोटेट करेगा, तो इसी तरह से आपको आँख को भी रोटेट करना है अपने हेड को स्टिल रखते हुए, और आई का टेस्ट यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आपका BP का टेस्ट होगा, ब्लड प्रेशर का टेस्ट होगा। तो इसमें मैं बताना चाहूँगा कि 80 to 120 इसका रेंज होता है, मिनिमम आपका 80 और मैक्सिमम 120 होगा। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे बाहर हो रहे थे, कारण नहीं था कि अगर इसमें आप घबरा गए तो आपका हार्ट बीट बढ़ जाएगा, तो ब्लड प्रेशर ही बढ़ेगा और इसमें आउट हो जाओगे। इसका बेस्ट मैं तरीका बताऊँगा, आपको यही करना है। वहाँ पर आप जिस चीज़ के भी आप शौकीन हो, क्रिकेट के शौकीन हो तो क्रिकेट है, कुछ रोमांटिक या कुछ इंटरेस्टिंग पल को आप वहाँ पर आप शेयर कर सकते हो, या खुद में शेयर करने का मतलब कि खुद में आप शेयर करो खुद के साथ, या कोई गाना आप सोचने लगो, कुछ भी, एक हिंदी मूवी या कोई भी मूवी आप देखना चाहते हो और देखना पसंद करते हो अगर आप दैनिक जीवन में, तो उसका आप कोई ना कोई सीन को याद करो। अब ऐसा नहीं कि आप कोई एकदम ऐसा सिचुएशन याद करने लगे जो बहुत ही चैलेंजिंग हो, तो भी नहीं, आपका और काम खराब हो जाएगा। एक नॉर्मल सिचुएशन से आप अपने दिमाग को डाइवर्ट करके रखो, ईजिली आप इसे पास कर जाओगे, उतना टफ होता नहीं है, और इसमें एक ही चांस मिल रहा था। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि ईयर का टेस्ट में सिर्फ आपको ईयर ड्रम ही चेक होता है। कई जगह आप देखोगे, सुनने को मिलेगा कि ईयर का टेस्ट 2 तरह के होता है, एक तो मशीन डालकर चेक कर लेते हैं, और एक टेस्ट ऐसा होता है कि आपके कान के पास एक जो कोई बंदा होगा कुछ ना कुछ वाइब्रेशन करता रहेगा, कुछ ना कुछ कान के पास ऐसे ऐसे हिलाता रहेगा पेपर के ऊपर,
उसी समय डॉक्टर वहाँ से 5 मीटर पीछे होगा, कोई वर्ड बोलेंगे 2 3 4, फिर उसके बाद अपना साउंड धीरे कर लेंगे 2 3, ऐसे ऐसे बोलते रहेंगे। तो आपको पकड़ना है। एक दो गलती है तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ नेवी में ऐसा नहीं होता है। मैं पहले ही बताना चाहता हूँ, नेवी में ऐसा नहीं होता है। इतना सब अगर हो गया आपके पास, तो मैं फिर से आपको बता दूं कि नेवी के एग्ज़ाम में ना ही यूरिन टेस्ट और ना ही ब्लड टेस्ट और ना ही एक्सरे, ये तीनों टेस्ट नहीं होता है। मैं पहले ही बताना चाहता हूँ, ऐसा टेस्ट हमारा वहाँ कुछ भी नहीं हुआ था। इसके बाद आपका कुछ टेस्ट होगा, जैसे बोलते हैं क्यूबिटस वैल्गस। आपने नाम सुना ही होगा क्यूबिटस वैल्गस, इसे कैरिंग एंगल बोलते हैं। किसी किसी का हाथ में आप देखोगे कि इस तरह से कुछ एंगल्स बने रहते हैं, हाथ उनका टेढ़ा होता है, तो इसे बोलते हैं क्यूबिटस वैल्गस। 0 से लेकर 15 डिग्री के बीच आपका है तो आप अलाउ हो जाओगे। पर इसके बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगा कि 0 से 15 होने के बावजूद भी आप वहाँ पे सिलेक्ट नहीं हो पाओगे। कारण क्या है, मैं उसे अगले वीडियो में किसी और पार्ट में डिस्कस कर लूँगा। इसके बाद छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स थे, जैसे कि किसी के पास अगर फ्लैट फिट है तो भी चेक हो रहे थे, सीधे यहाँ से आपको टेम्पोररी रिजेक्शन मिल जा रहा था। इसके अलावा किसी का स्वेटी पाम था, किसी के हाथ से अगर पसीना आ रहा है तो वो भी चेक हो रहा था, और नौकनी भी चेक हो रहा था। नौकनी के बाद आपको पीछे एड़ी पे खड़ा करके पीछे जो नस होते हैं, किसी किसी का नस ऐसे घुमा घुमा होता है, तो उसे भी चेक कर रहे थे। इतना होने के बाद आपको एक रूम में बैठाया गया। हमें लगभग यहाँ पे 4-5 बज चुके थे, शाम के 5 हो चुके थे। इन सभी टेस्ट को बारी बारी से किया गया, और 5 बजने के बाद हमारा ऐसा लगभग सभी को मालूम चल गया था कि किनका सिलेक्शन हुआ है, किनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। और इसके अलावा कोई ख़ास टेस्ट नहीं था। मेरे ख्याल से मैंने सब कुछ बता दिया है, आँख से लेकर के हर एक शरीर में। प्राइवेट पार्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो प्राइवेट पार्ट्स का एक टेस्ट मैंने बताना भूल गया था। देखो, इसमें 2-3 चीज़ चेक होंगी। आपको पेनिस का चेक किया जाएगा यहाँ पे, और किसी का यहाँ पे अगर पाइल्स है तो इसका भी आप पहले ट्रीटमेंट करा लो, नहीं तो वहाँ पे आपको समस्या का सामना करना पड़ेगा। पेनिस के बारे में और पाइल्स के बारे में आपको देख लेना, इसके अलावा कोई यहाँ पे चेकिंग नहीं की जाती है। और आप समझ गए हो क्या यहाँ पे चेकिंग हो सकती है। और इसके अलावा मेरे ख्याल से ऐसा कोई टेस्ट नहीं था, जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ, जो वहाँ पे और किया गया था। तो इतने टेस्ट अगर वहाँ पे जब हुए थे, तो इसके बाद रिजल्ट आया। रिजल्ट में बताया गया कि कौन लोग पास हुए थे। देखो, अंतिम में क्या किया गया, जैसे मैंने बताया 30-30-30 का ग्रुप था, तो 90 बच्चे को एक साथ लास्ट में बैठा दिया गया हॉल में, जहाँ पे हमने सवेरे रिपोर्टिंग किया था। शाम के 6 से 6:30 हो चुके थे, सबको यहाँ पे वापस इकट्ठा करते करते। उसके बाद लगभग इस 90 में से मैं पहले बताना चाहूँगा आपको, 35 स्टूडेंट जो थे यहाँ पे मेडिकल पास थे। उन्हें मेडिकल पास होते उन्हें ग्रीन कार्ड मिल चुका था। बोला गया कि अब आप मेरिट का इंतज़ार करो। और इसमें बाकी जितने बच्चे बच गए, 55 जो स्टूडेंट बच गए, वह यहाँ पे टेम्पोररी रिजेक्शन उन्हें मिल गया। अब देखो, मैं पहले ही बताना चाहता हूँ, जो वही बच्चे यहाँ पे पहुँचे थे, परमानेंट आउट किसी को नहीं किया जाता है कोई ही मेडिकल में। आपको टेम्पोररी रिजेक्शन मिलेगा। टेम्पोररी रिजेक्शन का मतलब कि आप 15 दिन बाद फिर से आप अपील कर सकते हो वहीं पे आकर कमांड हॉस्पिटल में। तो देखो, हर एग्ज़ाम का अलग अलग होता है, कहीं कहीं 15 होता है, कहीं 30 होता है, कहीं 45 दिन का रिकवरी टाइम मिलता है। नेवी में 15 दिन ही उस समय मिला था, और अभी भी 15 दिन ही मिलता है। तो आपने इतना मेडिकल को देखा, तो आप क्या अनुमान लगाया कि मेडिकल कुछ ज़्यादा टफ है? नहीं। इसलिए नेवी के मेडिकल को B+ कैटेगरी में डाला जाता है, और एयरफोर्स के मेडिकल को A+ में। तो एयरफोर्स के मेडिकल के बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगा, अगर आप इस पर 100 लाइक देते हो तो। अब मैं बताऊंगा कि जो लोग यहाँ पे रिजेक्ट हुए थे, उनमें उन्हें क्या किया गया। तो उन्हें फॉर्म भरवाए गए, 2 फॉर्म भरवाए गए। एक फॉर्म को खुद रख लिया, और एक फॉर्म को उन्होंने उस स्टूडेंट को दे दिया एज ए प्रूफ कि आप फिर से अप्लाई कर सकते हो रीमेडिकल के लिए, करना चाहो तो। और जो बंदे लोग फिट थे, उन्हें पहले ही बाहर कर दिया गया कि आप घर जा सकते हो। बाहर करने का मतलब कि उन्हें गेट से बाहर किया गया, और शाम 8 बजे तक उन्हें छोड़ दिया गया। आधे घंटे बाद 8:30 बजे तक सभी बच्चे को वहाँ से बाहर कर दिया गया। तो आप समझ गए हो कि 8:30 बजे तक मुझे जब टाइम पता है कि सभी को बाहर किया गया, तो मैं 8:30 में ही निकला हूँगा। तो मैं मेडिकल में फ़िट नहीं हो पाया था, मेडिकली फ़िट मैं नहीं था। तो क्या कारण था कि ज़्यादा से बच्चे आउट हुए? तो मैंने वहाँ पे एक चीज़ देखा, ज़्यादातर जो बच्चे आउट हो रहे थे, वो आउट हो रहे थे BP में। और यही एयरफोर्स में बहुत बड़ा कारण हो जाता है। वहाँ पे तो इससे भी टफ एक टेस्ट होता है, मैं टफ नहीं बोलूँगा, इससे एडवांस टेस्ट होता है ECG। दूसरे नंबर पर जो बच्चे बाहर ज़्यादा हो रहे थे, वो था DNS। बहुत ही कॉमन सा प्रॉब्लम है, कुछ बड़ी बात नहीं है। मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि जो बच्चे DNA से बाहर होंगे, वह रीमेडिकल में फिट हो ही गए होंगे, अगर ट्रीटमेंट कराया होगा तो।
और तीसरा कुछ छोटे मोटे प्रॉब्लम्स थे, जैसे किसी का फ्लैट फिट था, किसी का कैरिंग एंगल था, या किसी का नॉकनीज था। तो इन सभी प्रॉब्लम से चलते कुछ बच्चे बाहर हो रहे थे, पर ये बहुत ही कम नंबर था इनका। ज़्यादातर डीएनएस और बीपी में मैं देखा कि बहुत सारे बच्चे, मैं जिनसे बात किया, सभी का इसी में पॉइंट लगभग बन चुका था। तो आप क्रिकेट खेलते हो कहीं पे या कुछ भी, तो आप थोड़ा सा सेफ्टी के साथ खेलो अगर आप डिफेंस फोर्सेज में आप अगर जाना चाहते हो, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आपने देखा कि 55 बच्चे को री मेडिकल का कार्ड मिला यहाँ पे। इसमें से भी 35 से लेकर 40 बच्चे तक यहाँ पे फिट हो ही गए होंगे, और फाइनली बाहर होंगे यहाँ पे 15 से लेकर 20 बच्चे बाहर होंगे। तो इन्हें हम बोलेंगे मेडिकल आउट। और देखो यहाँ पे 40 बच्चे अगर फिट होंगे, पहले 35 थे, तो 75 बच्चे यहाँ पे इजीली पास हो जा रहे हैं, क्योंकि नेवी का मेडिकल उतना टफ नहीं होता है। इनके बाद इन बच्चे का फाइनली मेरिट आया होगा, चिल्का गए होंगे, चिल्का में एक मेडिकल फिर से होगा इन लोगों का, और ट्रेनिंग कंप्लीट हुआ होगा। तो यही प्रोसेस होता है मेडिकल के बारे में, कुछ ज़्यादा टफ नहीं होता है। और हाँ, अगर किसी का अगर इससे भी अगर रेयरेस्ट प्रॉब्लम है, जैसे कि किसी का कोई स्किन प्रॉब्लम है, या किसी का और कुछ भी एक ऐसा प्रॉब्लम है जो हर एक आदमी में नहीं देखा जाता है, जैसे किसी का फिंगर भी, मान लेते हैं किसी का फिंगर ऐसे ना हो के हल्का सा मुड़ा किसी का रहता है, क्या क्रिकेट बॉल लग जाने के कारण, तो उन सभी का भी यहाँ पे पॉइंट बन सकता है। खैर मेरे बैच में किसी को ऐसा पॉइंट नहीं मिला, लेकिन ध्यान रखें इन सभी चीज़ों का। तो वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा, अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर मैं फिर से अंत में बोलता हूँ कि अगर आपने इस वीडियो पर 100 लाइक दिया तो डेफिनेटली मैं एयरफोर्स का अगला पार्ट और मेडिकल में किस तरह से फिटअप हो सकते हो, जो अनफिट भी हो, मैं एक ज़रूर से एक ट्रिप्स उनके लिए मैं ज़रूर से एक टिप्स और ट्रिक वाली एक वीडियो अपलोड करूँगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।